नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी जो मैं गुनाह की खबरें आपके लिए लाता हूं, एक बेहद ही दिलचस्प खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं मैं खबर की डिटेल बताऊं, उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। उस वीडियो के बाद फिर हम खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए वो वीडियो जो आपको झकझोर देगा। हो सकता है कि आपकी आंखें भी इस वीडियो को देखने के बाद नम हो जाएं। हाय रे बच्ची बात कर। हाँ बात कर रहे हैं। चार जन मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। कैसे थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ ऐसा? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड। रोती बिलखती दहाड़े मार मार के अपना कहें सर पीटती सीना पीटती इस महिला के साथ जो हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देंगे। इस महिला का नाम है प्रियंका पुरोहित। ये मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली है। 7 अप्रैल की रात जब ये अपने पति के साथ जो है अपने घर पर कमरे में मौजूद थी। इनके घर में जो है कहें 4 सदस्य हैं। ये इनका पति देवकृष्ण पुरोहित और इनकी सासू माँ और इसके अलावा एक ननद। 4 लोगों का ये घर है। पति के पिता जो है ससुर जो है वो थे नहीं। अब 7 अप्रैल की रात को जब ये रात 11 बजे के आसपास जब पति पत्नी कमरे में थे, इसी दौरान 2 से 3 लोग जो है पत्नी के बयान के मुताबिक उनके घर में घुसते हैं, कमरे में घुसते हैं और सीधे पति को चाकू की नोक पर ले लेते हैं और इसके बाद फिर वो हैवानियत का खेल शुरू करते हैं। पत्नी कहती है कि उन्होंने मुझे हाथ पैर मेरे बांध दिए, इधर मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। जब मेरे पति ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उन्हें पीटा। इस दौरान उनका ये था कि जो भी तुम्हारे पास कीमती सामान है वो मेरे हवाले कर दो, और हमने सब कुछ उन्हें दे भी दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरे पति को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा पति जो है वो उनकी इस लूटपाट का विरोध कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने चाकू से मारकर जो है मेरे पति की बेदर्दी से हत्या कर दी। अब इस सुंदर से चेहरे को रोते हुए आप देख रहे हैं तो मोहल्ले के लोग, जब ये लूटपाट की घटना होती है, जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये जब घटना हो चुकी होती है उसके बाद का वीडियो, जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस दौरान ये रो रही थी, बिलख रही थी, मेरे पति को मार डाला, लुटेरों ने मार डाला, गहने जेवर सब ले गए, ऊपर से मेरे पति को भी मार डाला। हर किसी की आंखें नम थी। यहाँ तक कि जिस माँ के बेटे की हत्या हुई वो माँ भी अपने आंसुओं को रोक कर अपनी बहू को समझाने में जुटी थी कि बेटा जो हुआ ठीक, अब हो गया है, तुम संभलो, हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस इंसाफ करेगी, हत्यारों को पकड़ेगी। माँ अपने आप को रोके हुए किसी तरह से बहू को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके साथ ये सब बीता था। माँ को डर था कि बहू ने बदमाशों की जो है कहीं पता चले उसको गलत हरकत से टच किया हो, फलाना टिकाना, तमाम तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो बहू को चाहती थी किसी तरह से बहू शांत हो। ये मामला पूरे मध्य प्रदेश में कहें चर्चा का विषय बन गया। अभी मध्य प्रदेश का सोनम रघुवंशी वाला आपने मामला याद होगा, किस तरह से पूरा हत्याकांड हुआ था। पूरा मध्य प्रदेश सकते में आ गया। पूरा मध्य प्रदेश के क्या है, पूरा देश। अब ये जो इस तरह से मामला सामने आया, इसने भी पूरे एमपी में चर्चा का विषय बना। विषय क्या बना कि इस महिला को रोते हुए तो देखा सबने, लेकिन इसकी जब सच्चाई सामने आई, इनके इस आंसुओं का सच सामने आया, तो सब हर कोई दंग रह गया। बॉलीवुड की हीरोइनों को इस महिला ने फेल कर दिया। इसके आंसू, इसकी एक्टिंग इतनी सच्ची थी कि सबको लगा कि सच में इसे अपने पति की हत्या का बहुत बड़ा अफसोस।
अपनी पति की लाश पर ये जिस तरह से रो रही थी, सबको लगा कि क्या पत्नी है, इसको देखो कितना दुख है अपने पति को। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो महज 6 घंटे में इसके हर एक आंसू का सच जो है पुलिस ने उजागर कर दिया। दरअसल प्रियंका नहीं, ये जो पत्नी है, इसी ने अपने पति की पूरी हत्या की साजिश रची थी। हम आपको एक बार फिर से वो सुनाते हैं, देखिए किस तरह से दहाड़े मार मार के रो रही थी। क्या आपको रत्ती भर भी, जब ये हमने वीडियो दिखाया, आपको रत्ती भर भी इस पर शक था कि ये क्या अपनी पति की हत्या के पीछे हो सकती है? क्या इसने ही अपने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिलाने में लुटेरों के साथ साजिश रची थी? सुनिए। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम दे दो तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को गलती से उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काहे से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा यार उनके पास मारा काहे से? इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया तो उसके बाद इधर मारा। कभी से मारा हुआ है? वो इधर तो मारा, मेरे को तो उधर बांधना था बेड पे। मारा हुआ है, इतना टकरा था। किसी को भी इस महिला पर शक नहीं था अब, लेकिन 6 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो हर कोई दंग है कि इतना ड्रामा, इतना एक्टिंग भला एक महिला कैसे कर सकती है। और यही शायद जो पुराने जमानों में कहा जाता था ना कि महिला का त्रिया चरित्र, कि उसे जब भगवान भी नहीं समझ सकते तो फिर हम आम इंसान क्या है। इस तरह से इसने पूरा ड्रामा रचा कि सब उस ड्रामे में फंस कर रह गए। लेकिन पुलिस, जिसको हर रोज इस तरह के ड्रामों का वो जो पुलिस सामना करती हो, उसे सच्चे असली आंसू और नकली धोखेबाज आंसू पहचानने में, घड़ियाली आंसू पहचानने में देर नहीं लगती। अब हम चलिए पूरी घटना विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये जो घटना है, हमने आपको बताया कि धार जिले के गोंदी खेड़ा चरण गांव में जो घटना हुई थी। धार जिला है, गोंदी खेड़ा चरण गांव जो था, यहाँ पर 7 अप्रैल की रात एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। जिस पत्नी ने रो रो कर पुलिस को लूट और बंधक बनाने की आप बीती सुनाई थी, असल में वो खुद ही अपने पति की कातिल निकली। पुलिस ने महज 6 घंटे की जांच में पत्नी का नकाब उतार दिया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी थी। जांच में सामने आया कि 27 साल की प्रियंका पुरोहित ने अपने 30 साल के पति देवकृष्ण पुरोहित को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी। इस साजिश के तहत कमलेश ने, जो प्रियंका का प्रेमी था, उसने अपने एक साथी नामी गुंडे सुरेंद्र का सहारा लिया। सुरेंद्र को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी देवकृष्ण पुरोहित को रास्ते से हटाने के लिए, और इस हत्याकांड को इस तरह से अंजाम देना था कि किसी को जो है प्रियंका पर शक न जाए। लिहाजा प्लानिंग ये बनी कि लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने प्रियंका के सारे प्लान को पर्दाफाश कर दिया और पूरा घटनाक्रम जो है खोल कर रख दिया। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिरी तक एक एक जानकारी, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने भेजा। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। साथ ही हम इंस्टाग्राम पर भी खबरें अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको खबरें देखने को मिल जाएंगी।
जिन लोगों को छोटी खबरें देखना है उनके लिए खबर खत्म हो चुकी है। अगर जिनको विस्तार से खबर जो है देखना पसंद है वो खबर देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहना कि बड़ी खबर बना देते हो हमें छोटी खबर। तो छोटी खबर हो गई कि पत्नी ने जो है अपने पति को प्रेमी की मदद से मिलकर मरवाया और लूट की साजिश रची। अब जो लोग विस्तार से हर चीज को जानना चाहते हैं उनके लिए खबर हम बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम और कैसे पत्नी ने पूरी साजिश रची, कैसे क्या हुआ वो सुनिए। ये घटना जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है धार जिले की है, मध्य प्रदेश का धार जिला है। और हाँ 7 अप्रैल की रात को जो है, इसी 7 अप्रैल की रात को धार पुलिस, मध्य प्रदेश की धार पुलिस को ये सूचना मिली कि राजौद थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदीखेड़ा चारण में मसाला कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, उनके घर में देर रात लुटेरे घुसते हैं और लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान जो है लूट की वारदात जब वो कर रहे थे, देवकृष्ण पुरोहित ने लुटेरों का विरोध किया तो लुटेरों ने देवकृष्ण की हत्या कर दी। वहीं उनकी पत्नी के साथ भी थोड़ी सी बदसलूकी, यानी उनके कपड़े वपड़े फाड़े और उन्हें हाथ पैर बांधकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। जैसे ही लूट और हत्या की बात सूचना मिली, तमाम पुलिस महकमे कहे अधिकारियों के कान खड़े हो गए। तमाम बड़े अधिकारी जो है तुरंत ही गोंदीखेड़ा चारण गांव पहुंच गए। पुलिस उप निरीक्षक डीआईजी धार, एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल बेलापुर सहित भारी पुलिस फोर्स जो है ग्राम गोंदीखेड़ा चारण में पहुंच गया। अब पुलिस को यही था कि आखिरकार लुटेरों की इतनी हिम्मत कि लूट की वारदात के साथ हत्या कर जाए, ये तो बड़ी बात है। शुरुआती जांच में पुलिस ने जो है प्रियंका, चूंकि एक मौके पर चश्मदीद थी, उससे पूछताछ की तो प्रियंका ने अपनी पूरी कहानी, जिस तरह से वीडियो हमने आपको दिखाया उस तरह से उसने बताया कि बदमाश आए, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, हमारे हाथ पैर बांध दिए और घर में रखा जो भी अलमारी में जो भी गहने जेवर रखे थे वो सब लूटे। और पति ने जब उनका, देवकृष्ण पुरोहित ने जब उनका विरोध किया तो फिर उन्होंने चाकू मारकर जो है उनकी हत्या कर दी। पुरोहित से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस को जो कहें प्रियंका के बातचीत से बहुत ज़्यादा शक लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ उसके बयान में झोल झाल है। कभी वो कहती कि मुझे जो है बदमाशों ने कमरे में, उसी कमरे में बंद कर दिया, कभी वो कहती मुझे दूसरे कमरे में बेड पर बांध दिया। जब दूसरे कमरे में बेड पर बांध दिया तो ये हुआ कि आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई, जब तुम अपना बयान दे रही हो, किसी ने तुमको छुड़वाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे हाथ पैर जब लोग आए तो तुम कमरे में बंधी हुई पड़ी थी। अब अलग अलग बार बार बयान देने से पुलिस को जो है प्रियंका पर कुछ शक हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़। दूसरी चीज, आमतौर पर पुलिस इस चीज को भी नोटिस करती है कि जब भी लूट की वारदात होती है तो लुटेरे आते हैं, उनका फोकस होता है लूटना, और लूटने जब वो पति पत्नी दोनों पर काबू पा चुके थे तो वो लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से जा सकते थे, वो जल्दी हत्या नहीं करते। अगर उनको बाई चांस ये था भी कि तो ये पति है वो विरोध कर रहा है, तो अगर वो हत्या करते तो दोनों की करते, ना कि एक की करते, क्योंकि वो क्यों एक जिंदा गवाह अपने लिए छोड़ कर जाएंगे। पुलिस को इस बात से शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सिर्फ लूट जैसा मामला नहीं लग रहा है। फिर भी पुलिस ने प्रियंका के बयान के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं जो है देवकृष्ण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम ये हुआ किसी धारदार यानी चाकू वाकू से वार कर कर जो है देवकृष्ण की हत्या की गई। अब पुलिस जांच करती है। पुलिस सबसे पहले जो है जो देवकृष्ण और प्रियंका के बीच में कैसे क्या संबंध हुए, कैसे शादी हुई, कैसे क्या पारिवारिक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती है। पुलिस को पता चला कि देवकृष्ण के पिता जो थे वो पुराने किराना व्यापारी थे, इंदौर से सामान लाते थे और फिर गांव में दुकान उनकी चलती थी, वहां पर बेचते थे। 26 जनवरी 1999 को देवकृष्ण के पिता जो थे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो है देवकृष्ण जो है वो, उसकी माँ और उसकी बहन ज्योति, 3 लोगों का ये परिवार था। देवकृष्ण जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से संभाली और वो अपने परिवार को अच्छे से, घर परिवार को संभाल। वो मसाला कारोबारी था, मसाला, मिर्च मसाला जो होता है इस चीज का कारोबारी था। ठीक ठाक पैसा कमा रहा था और अच्छे से अपने पूरे परिवार को रखता, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 1 अप्रैल 2015 को जो है देवकृष्ण की शादी महाराष्ट्र के ग्राम पन्नीखेड़ा की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। ये शादी जो है पारिवारिक रिश्तेदारी, मतलब
जान पहचान की ही प्रियंका थी, इसके चलते हुई थी और परिवार वालों ने ही शादी तय कराई थी। शादी के वक्त प्रियंका की उम्र जो है शायद वो बालिग नहीं थी जब उसकी शादी हुई थी, लिहाजा ये हुआ कि जब वो बालिग हो जाएगी या कम उम्र थी, लिहाजा प्रियंका मायके में रही। साल 2020 में जो है जो प्रियंका है वो अपनी ससुराल पहली बार आती है, यानी शादी के 5 साल बाद करीब वो मायके आती है। अब कोई ऐसा अंतर नहीं कि दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर हो। प्रियंका की उम्र जो 25 से 26 साल 27 साल के आसपास है और देवकृष्ण की उम्र 30 साल की। चूंकि देवकृष्ण के पिता नहीं थे, लिहाजा माँ को ये था कि हाँ बहू आ जाए तो हमारे बेटे का ख्याल रखेगी और वो सब कुछ बढ़िया चलेगा, लिहाजा दोनों की ही कम उम्र में शादी हो गई थी। 2020 में जो है मायके में पहली बार जो है प्रियंका आई, लेकिन इस दौरान एक बात, पुलिस को पूछताछ के दौरान एक बात और पता चली कि जब शादी के 2 साल बाद करीब 2017 में जब प्रियंका किसी एक शादी समारोह में गई तो इसी दौरान प्रियंका की मुलाकात राजगढ़ के रहने वाले प्रेमी कमलेश पुरोहित से हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच दोस्ती हो गई, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो गया। लेकिन इस बात की भनक देवकृष्ण को नहीं थी कि ऐसा कुछ प्रियंका चल रहा। 2020 में जो है प्रियंका को लेकर जो है देवकृष्ण अपने घर आता है, यहाँ पर जो गांव इसका था, क्या नाम है गांव का हाँ गोंदी खेड़ा, यहाँ पर लेकर अपनी पत्नी को आ जाता है। इस दौरान जो प्रियंका की माँ है और प्रियंका की माँ कह रहा हूँ, जो देवकृष्ण की माँ है वो और उनकी बहन का कहना है कि भाभी जो है ससुराल में कम मायके में ज्यादा रहती थी। आती अगर मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं तो 10 दिन जो है ससुराल में रहती और 20 दिन वो अपनी मायके में रहती थी उसका अक्सर। लेकिन सब लोगों को लगा कि अभी नई नई बहू है तो शायद इस वजह से ज्यादा चलता है। लेकिन इसके पीछे मकसद, मायके में रहने का मकसद यही था कि 11 साल की शादी के ऊपर 9 साल का प्यार जो है वो भारी पड़ा। ज्योति जो देवकृष्ण की बहन है उसने बताया, पुलिस वालों को बताया कि प्रियंका अकेले रहना पसंद करती थी और दिन भर मोबाइल में बात करती रहती थी, तो भाई को भी समय नहीं देती थी। अक्सर कहती थी, भाई का मजाक उड़ाती थी कि तुम काले हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, मुझे कोई और डिजर्व करता है, तुम मुझे तलाक दे दो, इस तरह से कहती। अब जब भाई गुस्सा हो जाते तो कहती अरे ये तो मैंने ऐसे ही गुस्से में मजाक में बोल दिया था, तुमको तो मैं बहुत प्यार, क्योंकि देवकृष्ण के पास पैसा था। ज्योति के अनुसार उसने बताया, बहन ज्योति ने बताया कि 2020-21 में ही हम लोगों को प्रियंका के ऊपर शक हुआ। बाद में देखा कि इस दौरान हम लोगों ने नोटिस किया कि जो कमलेश है वो अक्सर हमारे गांव आता जाता रहता, किसी न किसी बहाने रहते, जिसकी चलते शक और ज्यादा बढ़ा। 2022 में जो है भाई ने जो है दोनों को बातचीत यानी चैट जो होती, व्हाट्सएप चैट होती, उस चैट को देख लिया, जिसके बाद भाई और प्रियंका के बीच में खूब झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद जो है प्रियंका गुस्से में अपने मायके चली गई। करीब 2.5 से 3 साल तक जो है वो अपने मायके में ही फिर से रही। जब काफी वो हुआ, उधर जो मायके पक्ष के लोग थे वो भी जानते थे कि देवकृष्ण अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा पैसा है और वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से ये रिश्ता खराब हो, लिहाजा दोनों के बीच में समझौता कराया गया। तो 2.5 साल के बीच जब प्रियंका लौटी तो कुछ शर्तों के साथ लौटी। अब शर्त सुनिए तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। शर्त यह थी कि उसका कोई मोबाइल नहीं देखेगा, यानी उसके मोबाइल में ताक झांक नहीं की जाएगी, कोई भी काम उससे करने के लिए नहीं कहा जाएगा, साथ में उसको एक पार्लर खुलवा के देना होगा ताकि वो अपना काम, इस तरह के शर्तें लेकर आई। लेकिन कि देवकृष्ण को था कि चलो ठीक है यार, पत्नी है, रह लेते हैं, और वो उसको लेकर आ गया। लेकिन इन नखरों की वजह से अब वो पूरे घर पे एक तरीके से कहें, उसको जब एक बार कहते ना, एक बार जब आप दब गए तो फिर उसने पूरे परिवार को लगातार दबाना शुरू। बहन ज्योति ने बताया कि कमलेश जहां होता प्रियंका वहां जाने के लिए तैयार हो जाती। कई बार उसे फोन पर बात करते पकड़ा गया, वो हमेशा अपना फोन छिपा लेती और कभी किसी को फोन देखने नहीं देती थी। परिवार ने जब प्रियंका के अफेयर की बात मायके वालों को बताई तो उन्होंने भी शक जताया और देवकृष्ण को ही, मतलब उन्होंने कहा कि यार यही बात सिर्फ करती है लेकिन प्यार मोहब्बत ऐसे कुछ नहीं,
तो उन्होंने मायके वालों ने देवकृष्ण को ही समझाया कि शक नहीं करो, अगर शक करोगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा और कुछ दिन बाद जहां बच्चे बच्चे हो जाएंगे तहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो ज्योति है उसने कहा कि जो प्रियंका थी उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक बार जब झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच में तो उसने भाई देवकृष्ण का कॉलर पकड़ लिया और उनके गला दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने इसे गुस्सा नहीं समझा। उन्हें लगा कि गुस्से में जब आदमी आवेश में आ जाता है तो कई बार इस तरह की हरकत कर देता है, लेकिन धीरे धीरे यही सब गलतियां जो है इग्नोर करना देवकृष्ण को भारी पड़ने लगा। ज्योति ने बताया कि भाभी जो है सुबह 9 बजे सोकर उठती, माँ और मैं पूरा काम करते, खाना बनाते, लेकिन वो एक काम नहीं छूती थी। उनका पूरे घर में बस यही काम था, फोन पर बात करना, खाना खाना और फिर सो जाना। हम लोग भी डरते थे भाभी से बात करने के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि कई लोग हम लोग देखते थे कि कहीं पत्नी ने जाके पुलिस में शिकायत कर दी, कहीं कुछ कर लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। लिहाजा हम लोग भी भाभी से बात करने से डरते थे, कहीं कुछ ऐसा हंगामा ना हो, जैसा सब शांति से चल रहा है चलने दो, हम लोग चुपचाप जो है अपना काम करते रहेंगे। लेकिन प्रियंका को अब ये जो टोका टाकी जो पति कर रहा था, हर बार माँ और बहन ने तो चुप्पी साध ली थी, भैया हम नहीं जानते, तुमको जो ठीक लगे करो, बस हम चाहते हैं घर में सुख शांति बने रहे। लेकिन एक भला पति कैसे ये देख सकता है कि उसका पत्नी जो है दिन भर एक तो अपने प्रेमी से बातचीत करती है, ऊपर से जब उसे रोको टोको तो उल्टा सीधा सुनाती है, माँ का हाथ नहीं बटाती, घर में बस पड़ी पड़ी फोन पे बात करना और खाना, इसके सिवा कोई काम नहीं। तो पति इस चीज के लिए टोका टाकी करता था। इस बात से जो है अब प्रियंका को बड़ी परेशानी होने लगी। प्रियंका को लगा कि इस तरह से तो चल नहीं पाएगा, अब मैं इसकी बातें ज्यादा देर सुन नहीं सकती। लिहाजा प्रियंका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है एक पूरी योजना तैयार की कि अगर हमें साथ रहना है तो किसी तरह से देवकृष्ण को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस 10 दिन 11 दिन पहले जो है ये अपने मायके गई हुई थी। इस मायके में ही जाकर इसने अपने प्रेमी जो है कमलेश के साथ मिलकर इस योजना को बनाया। कहते 30 या 31 अप्रैल को 30 या 31 मार्च को जो है ये अपने मायके से ससुराल आई और इस प्लानिंग के साथ ही आई थी कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। बताते हैं कि जब मायके में थी तब ये कमलेश के साथ मिलकर इसने पूरा प्लान बनाया। कमलेश का एक दोस्त था सुरेंद्र, जो काफी नामी बदमाश है। सुरेंद्र के ऊपर कई 1-2 हत्या के मामले भी चल रहे हैं और उसके अलावा और भी कई मामले हैं। 1 लाख रुपए में देवकृष्ण की हत्या की बात तय हुई। हत्या के तय के सुपारी के मुताबिक 50,000 रुपए इन्होंने जो है सुरेंद्र को एडवांस में दी। हत्या की वारदात का दिन तय हुआ 4 तारीख को। 4 अप्रैल को जो है ये था कि सुरेंद्र आएगा और लूट के इरादे से पूरी वारदात को अंजाम देकर चला जाएगा। लेकिन किसी कारणवश से 4 तारीख को सुरेंद्र वहां पहुंचा नहीं। जब सुरेंद्र नहीं आया तो प्रियंका का दिमाग खराब हो गया। प्रियंका ने कमलेश को फोन किया, कहा उससे पैसे वापस लो, वो काम नहीं करेगा। इस पर जब कमलेश सुरेंद्र से बात करता है तो सुरेंद्र कहता है ऐसा है कि वो काम में कुछ फंस गया था, 7 तारीख को हम इस पूरी वारदात को अंजाम दे देंगे। लिहाजा तय हो गया कि ठीक है चल 7 तारीख। प्लानिंग के अनुसार 7 अप्रैल की रात कमलेश और जो ये सुरेंद्र था ये देव के घर पहुंचते हैं। देवकृष्ण के कमरे का दरवाजा जो बंद होना चाहिए था, प्लानिंग के तहत पहले ही चुपचाप जो है प्रियंका ने दरवाजा खोल दिया। रात के 11-12 बज रहे थे, सब लोग अपने अपने घर में कमरों में सो रहे थे। बदमाश घुसते हैं और सो रहे देवकृष्ण को दबोच लेते, चाकू की नोक पे ले लेते हैं। इस दौरान जो है प्रियंका तो उनके साथ शामिल थी, प्रियंका भी इस पूरे घटनाक्रम के साथ शामिल होती है। बदमाश घुसते हैं, चाकू मारते हैं और देवकृष्ण की हत्या करते हैं। इसके बाद इस घटना को लूटपाट दिखाने के लिए क्या किया गया कि प्रियंका ने ही खुद की सारी अलमारियां खोली, उसमें से गहने और जो हैं करीब 3.5 से 4 लाख रुपए के गहने और पैसे जो है उन्हें छुपा दिए। ठीक, और उसके बाद वो भाग गए। भागने के बाद जब कहते हैं कि आधा 1 घंटा हो गया, जब कमलेश की तरफ से प्रियंका को इशारा मिला कि हाँ अब तुम ड्रामा अपना शुरू करो, तो ये फिर अपना ड्रामा खेलना शुरू करती है और रोना धोना शुरू करती है। जब इसकी चीख पुकार होती है तब लोग पहुंचते हैं और फिर ये पूरा होता है कि अरे भाई घर में लुटेरे घुसाए और लुटेरों ने देखो
इतना बड़ी गहना जेवर तो लूट के ले ही गए, लेकिन साथ में इसके पति को भी मार डाला। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, पुलिस ने घर का एक चप्पा चप्पा खोजा तो जो गायब गहने और रुपयों की बात थी वो सब घर से ही मिल गया। इसके बाद उसके बयान में कई सारे लूप होल थे ही, लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले प्रियंका को हिरासत में लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में यह भी पता चला जो प्रेमी कमलेश है वो ऐसा नहीं है कि कंवारा है, वो खुद शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है और ढाबा चलाता है। प्रियंका से उसके साल 2017 से संबंध थे। 2015 में जो है देवकृष्ण के साथ शादी थी, यानी शादी के 11 साल हुए थे, लेकिन प्यार संबंध जो था वो 9 साल से चल रहा था और दोनों लगातार मिलते थे, बातचीत करते थे। लिहाजा 9 साल का प्यार जो है 11 साल की शादी पर भारी पड़ गया। पुलिस ने गहने बरामद कर लिए। पुलिस ने अभी जो है कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है, प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी ली थी। अभी पुलिस की गिरफ्त से वो दूर है। पुलिस की टीमें जो हैं उसकी तलाश में जुटी हैं और पुलिस कहना है कि जल्द ही हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना के बाद जो देवकृष्ण की माँ हैं लक्ष्मीबाई और बहन ज्योति रो रो कर बुरा हाल है। माँ का कहना है कि मेरा तो बस एक ही यही सहारा था, मेरे इस पति तो थे नहीं, 15 साल 20 साल हो रहे हैं मैं अपने पति के बिना अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि बेटा का सहारा था कि बेटा ही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। और इस लालची पत्नी ने जो है हमारे बेटे को भी मौत घाट उतर। अब हम किसके सहारे जी? सुनिए पहले माँ ने क्या कहा, हम आपको वो सुनाते हैं, फिर आगे हम और पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे। उसमें पुलिस द्वारा आपकी जो बहू थी, हाँ, उसको ही आरोपी बनाया जा रहा है। हाँ, तो इस बारे में क्या कहना सर? वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का आता पाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया, ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर, नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे, ये कितने होंगे इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है बहू भी लाने की नहीं लानी? मैं विधवा भाई हूँ, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे, ये ससुराल वाले और पियर वाले ही मेरे। और मेरा एक ही लड़का था, मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर, उसको फांसी मिलना चाहिए। इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने के पीछे जो प्रियंका का मकसद था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, कैसे खुलासा किया, वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण पर सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए। अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसटीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम, निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया। और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, विवेचना करने के बाद, जांच करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। इसमें ये पता चला कि ये घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो कह रहा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित हत्या करने की, और वो रात्रि में की जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और
भूत का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांध कर फिर कमरे में रखी और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका तो उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना कर दी। इस तरह से सभी लोग जागे और इसमें कुछ समय से देवकृष्ण पत्नी और आरोपी कमलेश। दरअसल जो ये प्रियंका थी ना, का मकसद समझिए, सीधे सीधे चाहती तो ये अपने पति को छोड़ के जा सके, बच्चा उच्चा इनके शायद था नहीं, लेकिन बात ये थी कि जो देवकृष्ण पुरोहित का संपत्ति थी, ऐसा पैसा कमाता था। अब सिर्फ प्यार से तो घर चलता नहीं, ना ही पेट पलता है, चाहिए होता है पैसा। आपको अय्याशी करनी है तो उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा आपके मायके वालों के पास था नहीं कि वो दे, ना ही जो ये ढाबा चला लाता था इसके पास इतना पैसा था कि ये कुछ करे। जो सुपारी की रकम भी थी वो प्रियंका नहीं दी थी, लेकिन कहते हैं इसका भूत सवार होता है तो अच्छी और बुरी चीजों में आदमी फर्क करना भूल जाता है। प्रियंका को इतना नहीं लगा कि जो आदमी के पास उसे पाने के लिए 1 लाख रुपए ना हो, उसे अपनी जेब गहने वहने से पैसा बचाकर जो है देना पड़ रहा, वो आदमी उसका क्या घंटा ख्याल रखेगा। लेकिन बुद्धि, जब कहते हैं इश्क दिमाग पर चढ़ जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, आदमी दिल से सोचने लगता है, दिमाग आ जाता है। यही हाल प्रियंका के थी। प्रियंका को लगा कि किसी तरह से अगर हम इस पूरी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गए, यानी सबको यकीन दिलाने में यह कामयाब हो गए कि लुटेरे आए, वो गहने वहने लूट गए और मेरे पति को मार डाला, तो सबको हमसे बड़ी हमदर्दी होगी। करीब 1-1.5 साल तक थोड़ा रोना धोना रखेंगे। सबको यह रहेगा कि बताओ बेचारी जवान बिटिया है, इसको इस तरह से रखना ठीक नहीं। कुछ दिन बाद अपने आप ही लोग कहेंगे कि ऐसा है, दूसरी शादी करा देते हैं। अब दूसरी शादी किससे होगी? तो होगा कि भाई इसका कमलेश को ये पसंद करती है, इतना इसने दुख उठाया है, तो ऐसा करते हैं। इसी के घर वाले तो नहीं मानते, क्योंकि घर वालों को जैसे ही पता चलता कमलेश शादीशुदा है तो ये तो होता ना, लेकिन फिर भी क्योंकि इसको तो फर्क पड़ता नहीं था, ये तो इश्क में डूबी थी, ये कमलेश की दूसरी औरत बनने के लिए भी तैयार हो जाती और उसके साथ रहती, और जो देवकृष्ण का पैसा है, संपत्ति है, उससे इसका हिस्सा मिलना तय ही था। मौज करती, पति की हत्या करके पति के पैसों से ही अय्यासी से जिंदगी की सपना गुजारने का इसका पूरा मकसद। लेकिन ये प्लान धरा का धरा रह गया। ये नहीं जिसने सोचा कि हम कहेंगे और पुलिस मान लेगी, हम रोएंगे पुलिस आपकी। इसीलिए पुलिस और डॉक्टर ये दोनों जो हैं आपके दर्द और आंसुओं को नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर ये आपके दर्द और आंसुओं को देखेंगे तो दुनिया में इतने फ्रॉड आदमी हैं कि ड्रामा ऐसा करते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई इससे बड़ा तो सच्चा कोई नहीं। लेकिन जब सच सामने आता है तो सब अपने कहें हाथों को अपने दांतों के नीचे काट लेते कि यार हमको यकीन नहीं हो रहा कि जो लड़की इस तरह से रो रही थी वो ये निकल सकती है। इसीलिए कहते पुलिस जब अपराध की जांच करती है तो आंसुओं से ज्यादा वो सबूतों पर ध्यान देती। प्रियंका के बयान में कई सारे लूप होते। प्रियंका से जब पूछा जाता है तो कहते हैं बदमाश आए, उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए। उससे पूछते हैं कैसे मारा, तो कभी कहती है कि मैंने देखा, कभी कहती नहीं देखा। उससे पूछा गया तुमको कहाँ बांधा गया, तो कभी कहे यहाँ बांधा गया, कभी कहे दूसरे कमरे में बिस्तर में बांधा गया। वहीं जो माँ है वो सवाल उठाती है कि वारदात की जो घटना है पोस्टमार्टम में इतना इसकी बुद्धि तो थी नहीं कि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय जो है पता चल जाए। अब घटना मारा गया 11-12 बजे के आसपास, तुम चिल्लाती हो 2 बजे के आसपास, 2 घंटे का समय का गैप हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आएगा नहीं कि मर तो आदमी 2 घंटे पहले गया था, तुम चिल्लाई कैसे 2 घंटे बाद, इसको पहले क्लेम करो। माँ ने भी यही कहा कि घटना हुई 11-12 बजे और ये चिल्लाई है 2-3 बजे के आसपास, तो इसमें शामिल है कि ये शक था। और यही सब बातें की वजह से जो है पुलिस को शक हुआ। दूसरी बात, इसको लगता था कि मैं बहुत खुश की परी हूँ, मेरा पति जो है वो काम धंधे में लगा रहता है, मसाला कारोबारी है। और बहन ने जैसे बताया कि ये अक्सर ताना मारती थी कि तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, वो तो बचपन में मेरी शादी कर दी गई, नहीं तो तुमसे तो मैं कभी शादी नहीं करती, इस तरह के ताने मारती थी। लेकिन वही बात है, पैसा सब कुछ देखता है।
तो पैसे के चलते जब वो गुस्सा हो जाता तो कहता नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे, कोई हमारा। अब जब सच सामने आया है तो सब हैरान है कि क्या औरत इतना फूट फूट कर रो रही थी, इतना ड्रामा कर रही थी, और अब जब सच सामने आया तो सब हैरान। इसीलिए देखो आजकल, अब देखो एक तो ये चीज है भाई, जबरदस्ती का जमाना नहीं, वो आप किसी के साथ जबरदस्ती रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर मायके वालों को ये समझना चाहिए था कि भाई आपकी बिटिया का अगर किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो क्यों किसी और के साथ उसको भेजने को तैयार वो कर रहे हो। पहले अपनी बिटिया को समझा लो कि बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब उसके साथ रहना है। नहीं, अगर नहीं समझा पा रहे हो तो दूसरे की जिंदगी कम से कम मत खराब करो। अब वो देखो दूसरे के घर गई और उस घर में बेचारा इकलौता वो लड़का था जो कमाता था, अपने परिवार को एक कहें बड़े अच्छे मुकाम पर लेके आया अपनी मेहनत के बलबूते, और उसी घर के दीपक को इसने अपने हवस के चलते, अपने जिस्म की भूख के चलते, अपने अवैध संबंधों के चलते जो है हमेशा के लिए। अब उस माँ से पूछो उसके ऊपर कितना क्या गुजर रही होगी। पति है नहीं, जिस बेटे से उम्मीद थी उस बेटे को भी उसकी बहू ने। वो माँ यही कह रही है कि भला बताओ अब कौन कोई क्या बहू को न लेकर आए, क्या कोई अपने बेटे की शादी न करे इस तरह की औरतों की वजह से। सोनम रघुवंशी वाला केस अपने आप में भूला है, किस तरह से उसने अपने पति को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा था। और अब ये केस जब सामने आता है तो वो लोगों को सोचना पड़ रहा है कि क्या हम अपनी बेटी की शादी करें कि ना करें, कैसे हम भरोसा करें उस पत्नी पर जो इसको हम लेकर आ रहे हैं कि वो हमारे बेटे को कहीं कुछ करेगी नहीं। तो इसीलिए है जबरदस्ती भैया शादी मत करो। अब वो पहले जैसा जमाना नहीं रह गया कि शादी के पहले अगर किसी का कोई रिश्ता होता था, शादी के बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि तब फोन नहीं था, तब संपर्क नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे अपने आप बिटिया जो है वो भूल जाती थी और उसको मन लगने लगता कि हाँ मेरा पति ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, और वो फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन आज के ज़माने में जो फ़ोन है वो पुराने रिश्तों को टूटने नहीं देता, दोनों के बीच में छुप छुप कर बातचीत होती रहती है, तो प्यार खत्म कहाँ से होगा। और जब वो धीरे धीरे हो जाता है कि यार वो मेरा पति, मेरा प्रेमी अच्छा है, घर वालों ने मेरी शादी कर दी, लेकिन अब मैं रहूँगी तो उसी के साथ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इसके बाद इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें हैं जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, जो घरों को बर्बाद करके रख। अब इस एक घटना ने सोचे देवकृष्ण के घर वालों को दुख दिया, उनकी माँ उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। प्रियंका के घर वाले जो मायके वाले हैं वो भी अपनी बिटिया की करतूत पर शर्मिंदा हो रहे होंगे। जो ये कमलेश है, जो प्रेमी है, जिसने प्रेम के चक्कर में अपना खुद 2 बच्चों का बाप था, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर पकड़े गए तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, उसका भी घर बन। बच्चे भी आज शर्मिंदा होंगे कि मेरा बाप ऐसा निकला। इश्क भूत ऐसा सवार था, जब 2-2 बच्चों के बाप बन गए उसके बाद भी इश्कबाजी छाई हुई है। इस घटना पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।